हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा आपके जीवन में। हम लोग ईएमआई पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मैं आपको 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इन तीनों ही लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको फेराडेज लॉ और लेंज लॉ के बारे में बताए हैं। ये एक शॉर्ट मिनी लेक्चर है, छोटा सा, जो एक गैप कवर करेगा हमारे 5वें लेक्चर और तीसरे लेक्चर के बीच में, क्योंकि इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोशनल ईएमआई। और ये जो तीनों हैं ये फेराडे और लेंज लो के लेक्चर्स थे, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स है जो मैं इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। मोशन ऑफ अ मैग्नेट इन अ कंडक्टिंग रोड। एक कंडक्टिंग रोड के अंदर मैंने कंडक्टिंग रोड ले ली, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक मैग्नेट छोड़ा ऊपर से, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस कंडक्टिंग रोड के अंदर इसका मोशन कैसा होगा। चलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर एक मैग्नेट ऊपर से फ्री फॉल करता हुआ आ रहा है, और ये एक कंडक्टिंग रिंग है, मान लीजिए जैसे कॉपर की रिंग है, ओके, और आप इस पूरी घटना को यहां से देख रहे हैं ऊपर से, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? और अगर होगी तो किस तरह प्रोड्यूस होगी? कम ऑन कम ऑन। बिल्कुल सही है। आपका ये कहना है कि सर जब ये मैग्नेट नीचे की तरफ गिरता हुआ आएगा तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, और अगर इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमआई की घटना घटित होगी। जब नॉर्थ पोल इसके पास में आता है तो बच्चों इससे एसोसिएटेड फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ती है, और यहाँ पर एक ऐसा पोल जनरेट होगा जो उस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर सके। तो देखो नॉर्थ पोल यहाँ पर आ रहा है, तो ईएमआई का जो रीजन है, ईएमआई का जो रीजन है वो क्या है? इस नॉर्थ पोल का पास में आना, नॉर्थ पोल का पास में आना। तो यहाँ पे एक ऐसा पोल जनरेट होगा जो पास में आते हुए नॉर्थ पोल को रिपेल कर सके, उसको अपोज कर सके, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। और नॉर्थ पोल का मतलब आप लोग जानते हैं कि करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, तो यहाँ पे जो करंट बहेगी इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वो एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। लेकिन बच्चों अगर ऑब्जर्वर नीचे खड़ा होता तो क्या होता? अगर ऑब्जर्वर नीचे खड़ा होता तो आपको ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ अगर क्लॉकवाइज है, ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, तो नीचे की तरफ से आपको क्लॉकवाइज करंट नजर आती। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर बनते हैं। जैसे ये एक सवाल करते हैं अपन लोग, अ मेटेलिक रिंग इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ अ रूम। एक मेटेलिक रिंग है जो आपकी एक कमरे की दीवार पे इस तरह से लगी हुई है। इधर मान लीजिए कमरे की दीवार है और यहाँ पे मैंने इस रिंग को लगा दिया। When the north pole of a magnet is brought near to it, अगर नॉर्थ पोल को पास में लेके आओगे, the induced current in the ring will be, तो किस प्रकार से करंट बहेगी? मतलब आपने इसको छोड़ दिया, एक्चुअली आपने इसको फ्री फॉल करवा दिया। तो जब आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि हम किधर से देखें, तो आप उधर से देखिए जिधर से आपको ये व्यू दिखाई दे रहा है रिंग का, है ना? तो उसका मतलब ये व्यू कब दिखाई देगा? जब आप इसको ऊपर से देखेंगे। तो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार नॉर्थ पोल इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल के पास आने का अपोज होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा। नॉर्थ पोल डेवलप होने का मतलब करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। लेकिन ये तो नीचे गिरते समय है। अब क्या होगा कि जब ये मैग्नेट यहाँ से ऊपर से एंट्री करने के बाद में जब नीचे से निकलेगा इधर से, तो अब यहाँ पे साउथ पोल होगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। आप लोग अभी भी ऊपर से ही देख रहे हो, तो आपको ऐसा नजर आएगा कि जैसे ये पोल, साउथ पोल जो है दूर जा रहा है, ये जो मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो इस कॉइल से दूर जा रहा है। और अगर ये दूर जाएगा तो डेफिनेटली इसके दूर जाने का अपोज होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा पोल क्रिएट होगा नीचे की तरफ जो इस दूर जाते साउथ पोल को रोक सके। और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि ऐसा पोल क्रिएट हो कि वो उसको अट्रैक्ट करे, तो नीचे की तरफ नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ नॉर्थ पोल डेवलप हुआ है तो ऊपर की तरफ साउथ पोल डेवलप हुआ है। और साउथ पोल का मतलब है कि करंट कैसे दिखाई देगी? क्लॉकवाइज। तो पहले तो करंट एंटी क्लॉकवाइज थी और फिर करंट क्लॉकवाइज बहेगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड देन क्लॉकवाइज। बच्चों अगर लेंज लॉ के बारे में आपको बहुत डिटेल में जानना है तो जो सेकंड लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है इसका, उसको बहुत अच्छे से देख लेना। उस लेक्चर का जो लिंक है वो भी मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको इस वीडियो के। लेकिन लेंज लॉ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ कि मोशन ऑफ अ मैग्नेट इन अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। अब मैंने एक बहुत लंबी सिलेंड्रिकल ट्यूब ले ली है, अभी तो केवल रिंग थी बच्चों। अब मैंने एक ट्यूब ले ली है, सिलेंड्रिकल ट्यूब, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। तब जो भी इसकी रेडियस है और इसकी लंबाई अगर एल है, एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर।
और अब मैंने इसके अंदर एक मैग्नेट छोड़ दिया है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। तो इस मैग्नेट के मोशन को समझते हैं जरा क्या होगा। जब ये नॉर्थ पोल इसके अंदर एंटर मार रहा होगा तो इसके फ्लक्स में चेंज करेगा। तो ये कॉइल जो है, ये जो सिलेंडर है ना, वो एक्चुअली बहुत सारी इन्फानाइट कॉइल से मिलकर बनी होगी, मतलब है ना, कॉइल कॉइल के नीचे कॉइल, कॉइल के नीचे कॉइल, ऐसे लगा देंगे तो सिलेंडर बन जाएगा। तो ये जो रिंग है ना, ये इसके नीचे आने का अपोज करती है। तो रिंग के पहले जो इसका एक्सेलरेशन था वो तो जी था बच्चों, क्योंकि फ्री फॉल कर रहा था, ग्रेविटी के अंडर में गिर रहा था। अब इसके एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इस मैग्नेट की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बातें हम लोग करने वाले हैं। तो जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे कैसा पोल क्रिएट होगा जिसको नीचे आने का अपोज करेगा, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। तो इस मैग्नेट के ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ये धक्का मारेगा उसको ऊपर की तरफ। तो धक्का मारेगा तो क्या होगा कि पहले तो ये जो गिर रहा था तो उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर था, लेकिन जैसे ही ये रिंग में एंट्री मार रहा होता है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी था, और जो ऊपर की तरफ पुश लगा है उसके कारण एक एक्सेलरेशन ए डैश डेवलप हुआ। तो अब नीचे की तरफ जो उसका नेट एक्सेलरेशन है वो रह जाएगा जी माइनस ए डैश, है ना। जी तो नीचे की तरफ, ए डैश ऊपर की तरफ। तो पहले जो एक्सेलरेशन था, मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो वो एक्सेलरेशन थोड़ा कम हो गया। जी माइनस, मान लीजिए ए डैश की वैल्यू में 1 है, तो 10 माइनस 1 मतलब 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। ओके, अब आप मुझे बताइए कि जब ये नीचे जा रहा होगा तो क्या इस मैग्नेट की स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगा मतलब, या उतनी रहेगी? तो देखो एक्सेलरेशन जो है वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब जब ये मैग्नेट और ज्यादा नीचे जाता है तो उस पर कंटिन्यूसली क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो जी तो लग ही रहा है ऊपर की तरफ, ये लगातार इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है बच्चों, एक्सेलरेशन लग रहा होता है। ये जो एक्सेलरेशन होता है ये वाला एडेश, ये एडेश कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, क्योंकि ये मैग्नेट नीचे की तरफ गिर रहा है और मैग्नेट की स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है बच्चों। नीचे गिरने के कारण उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, लेकिन ये ऊपर की तरफ वाला जो एक्सेलरेशन है ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये तेजी से नीचे जाएगा उतना ही तेजी से इसका नीचे जाने का विरोध होगा और ए डैश की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि सबसे पहले ये जी से गिर रहा था, जी की वैल्यू 10 थी, ये 10। अब ऊपर की तरफ जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा, नीचे वाला तो हमेशा 10 ही रहेगा, नीचे वाला तो हमेशा 10 ही रहेगा। ऊपर वाला देखो ये 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा, 2 से बढ़कर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर ऊपर बढ़ के ये 7 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक पहुंच जाती है। तो जब ये स्टार्टिंग में गिर रहा था तो उसका नेट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, जो डाउनवर्ड था। अब देखो 10 माइनस 1 मतलब कितना हो गया, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी भी डाउनवर्ड है। अब 10 माइनस 2 मतलब 8, एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है इसका। अब 10 माइनस 5 मतलब 5, अब 10 माइनस 7 मतलब 3, अब 10 माइनस 10 मतलब 0। तो बच्चों अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन जो नेट एक्सेलरेशन है वो इसका डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन है अभी भी नीचे की तरफ ही, मतलब जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ एक्सेलरेशन है। जब तक एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, जब तक एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है तब तक वो वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो जब ये ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा है बच्चों, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ, उसके बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम होती जा रही है। पहले जो वेलोसिटी बढ़ने की रफ्तार थी वो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही थी। फिर एक्सेलरेशन इसका 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन 1 सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन अब 1 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है। वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन अब 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है, लेकिन 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। एक्सेलरेशन 0 हो गया, मतलब अब वेलोसिटी ने बढ़ना बंद कर दिया। ओके, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं एक वेलोसिटी का, अगर वेलोसिटी का ग्राफ बनाता हूं, ये जो भी मैं आपको चीज बता रहा हूं ना बच्चों, इसको खुद इमेजिन भी करना, इसको खुद इमेजिन करना। अगर मैं इधर वेलोसिटी लेता हूं और इधर टाइम या डिस्टेंस ले लेता हूं कि जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो वेलोसिटी जो है वो मान लीजिए आपने फ्री फॉल करवाया था, तो शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद में कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ते 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 कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा इसका वेलोसिटी का और डिस्टेंस का या टाइम का जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है।
फाइनली जाके वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, इसकी कांस्टेंट हो गई। और जब इस ट्यूब में, इस अनंत लंबाई की ट्यूब के अंदर जब ये मैग्नेट गिरता है तो फाइनली एक ये कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता है। ओके, ये जो मैग्नेट गिरेगा, ये जो इसके अंदर मैग्नेट गिरेगा, इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। जैसे शुरुआत में 0 थी मान लीजिए जब मैंने गिराया था, तो फिर उसकी स्पीड बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर और बढ़ी, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके वो कांस्टेंट हो गई। उस कांस्टेंट स्पीड को हम लोग टर्मिनल स्पीड कहते हैं। टर्मिनल स्पीड, इसको हिंदी में सीमांत चाल या सीमांत वेग कहा जाता है। ओके, ये जो मैंने आपको बनाया है, दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी, वीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा फ्लूइड मैकेनिक्स में भी होता है, जैसे इनफाइनाइट गहराई के समुद्र में जब आप एक गोला छोड़ देते हो तो फाइनली वो एक टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेता है। ओके बच्चों, तो कुछ इसके ऊपर क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। और दो तीन बातें हमेशा ध्यान रखनी होती है कि मैग्नेट की स्पीड कंटिन्यूअसली नीचे जाते समय इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने के बाद में वो एक कांस्टेंट वैल्यू गेन कर लेती है। और जो मैग्नेट का एक्सेलरेशन है वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम ही रहता है। ये 10 है, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 5 हुआ, 3 हुआ, कभी ये 10 से ज्यादा नहीं होता। तो देखो एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम, मान लो a metallic ring with a cut is held horizontally and a magnet is allowed to fall vertically through the ring, then the acceleration of the magnet is। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। एक मेटेलिक रिंग दे रखी है आपको और मेटेलिक रिंग में कट लगा हुआ है भाई, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अगर कट लगा हुआ है तो बच्चों इंड्यूस करंट नहीं बहेगी। और जब इंड्यूस करंट नहीं बहेगी ना, क्योंकि करंट को बहने के लिए क्या चाहिए बच्चों, पूरा रास्ता चाहिए। ये ओपन है ना सर्किट, तो ये पूरी तरह से इसके अंदर करंट नहीं बह पाएगी और इंड्यूस करंट फ्लो नहीं होगी। इंड्यूस करंट फ्लो नहीं होगी तो इस मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर ही बना रहेगा। ये जी से ही गिरेगा हमेशा नीचे की, क्योंकि भाई कट लगा हुआ है, सर्किट पूरा नहीं है। हाँ पूरा होता तो फिर लेस देन जी आंसर होता। बहुत बढ़िया बच्चों, आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को। और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A bar magnet is made to fall through a long vertical copper tube। एक चुंबक है, मैग्नेट है, जो एक लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब में से गिर रहा है, जो मैंने अभी बनाया था ऐसा। The speed of the magnet as a function of time is best represented by। तो सबसे बेस्ट ग्राफ कौन सा है? बस अब तो आप बिल्कुल आपने देखते ही सही आंसर दिया, ये वाला ग्राफ है ना। पहले स्पीड बढ़ेगी और उसके बाद में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वेल डन बच्चों। एक और सवाल। A bar magnet is placed upright on a floor so that axis of the magnet is vertical. A copper ring is held above the magnet with plane horizontal and release. The copper ring falls such a manner that its axis always coincide with that of the magnet. What will be the acceleration with which the ring will fall? मतलब अब की बार क्या है, ऐसा मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है और एक रिंग को जो है आप लोगों ने ऐसे छोड़ दिया। अब रिंग नीचे की तरफ जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बिल्कुल सेम कंसेप्ट के साथ आपको बढ़ना है, एंड इट विल बी लेस देन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक बच्चों इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर कैसा मोशन होता है मैग्नेट का। एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। व्हेन अ चार्ज क्रॉसेस फ्रॉम अ कॉइल, जब एक कॉइल के नजदीक से कोई चार्ज निकल जाता है, ऐसे चार्ज आ रहा भाई और इधर से निकल गया। जैसे अपन लोग किसी रोड पे खड़े हैं और अचानक से क्या होता है, पास में से कोई गाड़ी निकलती है तो हम लोग देखते हैं ना ऐसे ऐसे अचानक से कि भाई ये कौन निकला। तो ये कॉइल भी क्या होती है, बड़ी कंफ्यूज हो जाती है जब इसके पास में से कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इस टाइप की कोई चीज निकलता है। आओ देखो क्वेश्चन से समझते हैं। आप लोग सोचना है ना, आप लोग पहले खुद सोचना और फिर आंसर देना मेरे को कि क्या आंसर आएगा इसका। अ पॉजिटिव चार्ज क्यू मूव्स अलोंग द लाइन ए बी। पॉजिटिव चार्ज है, एक ए बी लाइन के अलोंग ऐसे मूव कर रहा है, which lies in the same plane as a circular loop of conducting wire as shown in the figure। इस लूप के ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है। The direction of current induced in the loop is। तो इस लूप के अंदर जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? जल्दी से सोचिए, आराम से सोचिए, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके सोचिए। देखो ये चार्ज ऐसे जा रहा है, अब इधर इंड्यूस करंट का मेरे को पूछा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या क्या होगा। देखो आप लोग जानते हो कि जो करंट होती है ना, करंट करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन अगर इधर बह रहे हैं तो करंट उनके अपोजिट बहती है। पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे जा रहा है तो एक तरह से करंट ऐसे जा रही है। और पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इस लूप के पास में जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो निकलने वाली जो फ्लक्स है,
इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो अगर करंट ऐसे बहती तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता, देखो करंट अगर ऐसे बहती तो राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, अपना अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की तरफ, तो इसके अंदर बाहर की तरफ हो गया। जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और ये चार्ज इसकी तरफ आता जा रहा है, तो उसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। तो आपको पता है लेंज लॉ से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे प्रोड्यूस होगी कि वो उस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को कम कर सके। तो कम कर सके तो इसका मतलब है कि वो एक इस टाइप से करंट बहेगी, इंड्यूस करंट इस तरह से बहेगी कि वो क्रॉस की तरफ अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए अंगूठा अंदर की तरफ रखना पड़ेगा और करंट कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी। बिल्कुल सही। इनिशियली करंट कैसे होगी, क्लॉकवाइज। लेकिन जब ये चार्ज इसमें से दूर जाएगा, मतलब इसके बाद वाला जो इलाका है ये वाला, यहाँ पे चार्ज इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये जो अंदर वाला जो बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होएगा और इसको बढ़ाने के लिए लेंज लॉ से अब इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर दिस, आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है बच्चों। इसको अच्छे से इमेजिन करना है ना, जितना आप इमेजिन करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, री एपीएमटी 2015 में आया था। ये कॉइल है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। आपको बताना है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस इन द कॉइल। तो पहली बात तो क्या इसमें कोई करंट इंड्यूस होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो उनमें से कौन सी बात करेक्ट है ना, ए बी सी डी, ए डी सी बी, या करंट विल रिवर्स इस डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। वो जो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो बिल्कुल उसी तरह से अटेम्प्ट करना है। बस ये सोचना कि इलेक्ट्रॉन अगर यूं जा रहा है तो करंट इसके अपोजिट जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा होगा तो बच्चों फ्लक्स इंक्रीज होगा, और जब इससे दूर जा रहा होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो उसका मतलब हुआ कि एक बार फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी इंड्यूस करंट, और एक बार डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगी। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ। ठीक है, आई थिंक बच्चों मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताई इस क्लास के अंदर। एक तो बताई मैंने एक बहुत लॉन्ग ट्यूब के अंदर किस प्रकार से मैग्नेट का मोशन होता है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि किसी भी करंट कैरिंग लूप के आसपास में से कोई चार्ज निकलता हुआ जा रहा हो तो फिर क्या होता है। ओके, आप लोगों के लिए लड्डू हैं, लड्डू वड्डू खाइए, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छा खाया करो पिया करो, जिससे कि मन मस्तिष्क अच्छा रहे और आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करो। कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया, इसके साथ में जुड़े रहिए और अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए। मोशनल ईएमआई में आपको पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच।